कुछ छूटा तो नहीं? अब बच्चों हम लोग टॉर्क डायरेक्शंस पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ध्यान दें, कैस पर एमजी नीचे लग रहा है, बिल्कुल कैस पर एक टेंशन लग रही है, बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो इस पर कितने फोर्स हुए? दो, एक टेंशन और एक एमजी। बच्चों अगर मैं इस पे टॉर्क लिखता हूं तो देयर वुड बी टू टॉर्क, द वन इज ऑफ एमजी एंड द सेकंड वन इज ऑफ टेंशन। इफ आई टॉक अबाउट द टॉर्क ऑफ टेंशन, तो यहां से ये मेरा ओरिजिन है, यहां से मैं टेंशन को ढूंढ रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये आर वेक्टर, तो आर और टेंशन के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो पहली बात तो ये हुआ, मैं जानता हूं टी आर साइन 180, सो इट कम्स आउट टू बी 0। और अगर ये थीटा एंगल घूम जाता है तो क्या यहां से mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये डायरेक्शन, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो टेंशन mg का जो टॉर्क होगा दैट वुड बी mg साइन थीटा इंटू एल। एल क्या है? यहाँ पर थ्रेड की लंबाई है। बात डायरेक्शन की करते हैं तो बच्चों यहां से यहां तक आर वेक्टर, इसको आगे बढ़ा दो तो आर क्रॉस mg यानी कि आर से mg की तरफ इनवर्ड आएगा, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट वुड बी इनवर्ड्स। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, तो मुझे अलग अलग फोर्स का अलग अलग टॉर्क निकालना पड़ सकता है। मान लीजिए ये हिंज है, एक रॉड है, और इस रॉड पर यहां से एक नॉर्मल, ये एक एमजी है। तो मुझसे कहा गया कि बताइए इसके अबाउट इसके और इसके टॉर्क की डायरेक्शन बताइए। तो यहां से ओरिजिन, यहां से mg वेक्टर को ढूंढा, ये r खींचा, तो यहां से यहां तक ये डायरेक्शन होगी किसकी? mg के टॉर्क की, जो कि ऐसे आ रही है, ऐसे मायने इनवर्ड। और जब n के टॉर्क की बात करते हैं तो यहां से ये r वेक्टर, इसको आगे बढ़ा दूं तो ये जो होगा यहां से यहां तक, जो कि क्या होगा? आउटवर्ड। ये टॉर्क की डायरेक्शन डालने का तरीका है। F1, F2, F3 मुझे वो पॉइंट जिसके वो टॉर्क निकालना है। आपसे पूछेगा बताइए व्हाट इज नेट टॉर्क। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे F1 का टॉर्क। इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, यहाँ से इसको ढूंढा 15 न्यूटन के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, तो बच्चों ये आर वेक्टर इसके लिए इसको आगे बढ़ाया, इसका मतलब हियर थीटा इज 37 डिग्री। अगर मैं F2 के टॉर्क की बात करूं बच्चों, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगा
ये डिस्टेंस ऐसा करते हैं, ये वाली डिस्टेंस हमने ले ली, ये भी लिख लेते हैं बच्चों। माना ये डिस्टेंस है 10 मीटर, माना ये डिस्टेंस है 5 मीटर, एंड से दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। हम उसे नेट टॉर्क पूछा गया। फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे खड़े हो गए, ये इसके लिए आर वेक्टर का काम रहेगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसके लिए मैं इधर की तरफ चलूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा वेक्टर को खोजने के बहुत अच्छा तरीका है, आपने स्पाइडरमैन तो देखी होगी। तो स्पाइडरमैन क्या करता है, ऐसे करते हैं और जाला निकल जाता है। तो आप यहाँ खड़े हो जाओ ओरिजिन पे और फोर्स को ढूंढना शुरू करो, ये मिल गया फोर्स। तो आप यहाँ खड़े होकर के जैसे ऐसे करेंगे तो आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप यहाँ खड़े होंगे, फोर्स ऐसे होगा तो ये होगा तो ये। और ध्यान दे आर से एफ की तरफ, ना कि एफ से आर की तरफ। तो आर से एफ की तरफ जब मैं हाथ घुमाऊंगा तो बच्चों क्या ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन आई विल यूज डॉट। इसके डॉट की डायरेक्शन क्या, आर एफ ऐसे होगी, यानी कि इन वर्ड होगी, यानी कि इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, क्रॉस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या इसके लिए ये फिर आउटवर्ड होगी, यानी कि इसके लिए मैं यूज करूंगा डॉट। बच्चों सीधा सा लॉजिक था, पहले अपने एक्सिस चलती थी ऐसे कि सर ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई। इसी प्रकार ये वाली अगर तो ये वाली नेगेटिव। इसका मतलब मैं इसको अगर पॉजिटिव मानूंगा तो क्रॉस मेरे लिए एक नेगेटिव डायरेक्शन होगी। फिलहाल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। F1 का टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों 15, ये डिस्टेंस कितनी है 10 sin 37। इसकी बात करें F2 के लिए, F2 के मैं बात करता हूं तो 20 इंटू 5 इंटू साइन 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं F3 के टॉर्क की, दिस इज 10 इंटू 10, ये 53, तो ये 53, तो बच्चों ये आ जाएगा साइन 53। अब एक बात का ध्यान रहे, टॉर्क पॉजिटिव, ये वाला टॉर्क भी पॉजिटिव, ये वाला टॉर्क नेगेटिव। तो जो नेट टॉर्क हम लोग लिखेंगे, इस नेट टॉर्क में इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 150 इंटू साइन 37, 3/5, यह आ जाएगा मेरे पास 330 90 न्यूटन मीटर पॉजिटिव। फिर मैं इसकी बात करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 100 जो कि निगेटिव। इसकी बात करूँ तो 100 इंटू 4/5, यह जाएगा 80 जो कि पॉजिटिव। तो बच्चों जो नेट टॉर्क होगा दैट वुड बी 90 माइनस 100 और प्लस 80। तो इस प्रकार ये आएगा मेरे पास 70 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, डायरेक्शन होगी सर डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड के मायने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। बच्चों टॉर्क इंपॉर्टेंट बात है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इफ थीटा इज 0 और 180। इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यानी कि अगर आप
किसी बॉडी पर जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, अगर आप इधर फोर्स लगाते हैं तो भी इसका टॉर्क कितना होता है 0, और अगर आप इस बॉडी पर इधर फोर्स लगाते हैं तो भी इसका टॉर्क क्या होगा 0, क्योंकि इस केस में ये आर वेक्टर, ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, जबकि इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, तो भी टॉर्क 0 होगा। इसी प्रकार यदि r बराबर 0 हो जाए, r बराबर 0 होने के मायने फोर्स यहीं पर लग रहा हो जिस एक्सिस पर बॉडी घूम रही हो, तो बच्चों इसका भी टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, हिंज पर लगने वाला फोर्स 0 टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा। द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कि इफ थीटा इज 0 और 180, then in this case net torque acting on the body is 0. इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट ये डोर है जो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। इस पर एक फोर्स इधर की तरफ F1, एक फोर्स इधर की तरफ F2 और एक फोर्स इस डायरेक्शन में F3 लगा। माना ये साइड D है, तो मैं अगर मान लो लिखना चाहता हूं टॉर्क ऑफ F1, ध्यान से देखें F1 के टॉर्क के लिए क्या जो F1 फोर्स है वो अंदर की तरफ होगा, तो ये फोर्स अंदर की तरफ, ये रही एक्सिस, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या R क्रॉस F से जो F1 का टॉर्क होगा दैट वुड बी F1 इंटू डी, जो कि बॉडी को घुमाने का प्रयास करेगा। आप समझ सकते हैं अगर दरवाजा है तो उस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, ये फोर्स, ये R वेक्टर, तो R क्रॉस F से ये इसका टॉर्क F1 इंटू डी होगा। F2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों F2 का टॉर्क 0 होगा, इसको घुमा भी नहीं पाएगा, तो सोचो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जरा F3 के टॉर्क की बात करते हैं। F3 बच्चों इधर की तरफ है, इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, यहाँ ला सकता हूं, और यहां से अगर मैं देखूं तो ये अगर R वेक्टर होगा तो क्या R क्रॉस है इधर की तरफ होने के कारण F3 का जो टॉर्क है थीटा 90 डिग्री, ये डिस्टेंस d, तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे तो F3D आ रहा है, लेकिन ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका टॉर्क है तो नॉन जीरो, लेकिन ये इसको घुमाने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसलिए टॉर्क ऑफ F3 अबाउट दिस एक्सिस इज कंसीडर्ड टू बी 0। F3 का टॉर्क नॉन जीरो है, लेकिन ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस एक्सिस के अलोंग ना होकर के इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए बच्चों जो फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ध्यान रखना, फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनके लिए हमें टॉर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचो तो F3 का टॉर्क तो नॉन जीरो है, ऑब्वियस इसकी वैल्यू तो आ रही है ना, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क क्या है, 0 है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई इसका टॉर्क है, लेकिन ये टॉर्क इस एक्सिस के पेंडिकुलर है। इसलिए जब भी मैं दरवाजे के लिए टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं उसमें इस F3 के टॉर्क को कैलकुलेट नहीं, इसका टॉर्क रहा है, लेकिन टॉर्क चूंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसलिए ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा।
इक्विलिब्रियम। बच्चों हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। उसी के आधार पर हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता था, 0 होता था, लेकिन चूंकि टॉर्क पढ़ चुके हैं तो हम लोग इक्विलिब्रियम में 2 प्रकार के मेनली स्टडी करेंगे। फोर्स के कॉरस्पॉन्ड वाले को ट्रांसलेशनल बोलेंगे और जो टॉर्क के कॉरस्पॉन्ड है उसको रोटेशनल बोलेंगे। और जिसमें टॉर्क और फोर्स दोनों का ध्यान रखा जाएगा उसको अपन बात करेंगे, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। तो मेरे हिसाब से अब जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, से इक्विलिब्रियम के 3 पार्ट होंगे। सब लोग ध्यान से देखें। The one is translational equilibrium, translational, rotational, and the third one is general equilibrium. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, रोटेशनल में नेट टॉर्क 0 होता है, जनरल में नेट फोर्स भी 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। बच्चों का नेट फोर्स 0 है, इट डजंट मीन कि नेट टॉर्क भी 0 हो सकता हो भी। नेट टॉर्क 0 का मतलब इस पर हो सकता है फोर्स नॉन 0 हो, और ये इसमें दोनों का ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक बॉडी ये रही, इस पर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। क्या बच्चों बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है? यस सर, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर ध्यान से बैठ करके सोचूं या इसको देखूं तो क्या इसका टॉर्क इधर और इसका टॉर्क इधर, क्योंकि इसके लिए ये आर वेक्टर, इसके लिए ये आर वेक्टर, तो क्या बॉडी पर नेट टॉर्क नॉन 0 है? तो इसका मतलब इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार अगर मैं एक बॉडी पर इधर की तरफ एक फोर्स F1 लगाता हूं, बच्चों एक फोर्स F2 लगाता हूं और F1 इज ग्रेटर देन F2, तो क्या बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स नॉन 0 है? यानी कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से इस पर टॉर्क देखता हूं तो क्या R क्रॉस F और R क्रॉस F यानी कि नेट टॉर्क कितना आता है? 0 आता है। यानी कि दिस बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर कोई स्केल 2 नाइफ एजेस पर बैलेंस है तो ऐसा महसूस हो रहा है ना तो बॉडी घूम रही है ना बॉडी चल रही है। यानी कि बॉडी, अगर मैं ध्यान से देखूं, N1 कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, N2 कॉन्टैक्ट फोर्स और mg नीचे, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही, साथ साथ अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस पर नेट टॉर्क भी क्या आ रहा है? 0। तो अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होते हैं तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में कहलाती है? द बॉडी इज सेड टू बी इन जनरल इक्विलिब्रियम। इस बात का ध्यान रखें कि इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इट डजंट मीन इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर एक बॉडी रोटेशनल में है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेशनल में भी हो, और जनरल मतलब दोनों तरह की चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताता हूं, एक छोटा सा जो नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम then
any point can be treated to be hinge। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं, हिंज मान सकता हूं। इसका मतलब किसी पॉइंट को यानी कि हिंज से इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। बच्चों के एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक रॉड, इस रॉड पर ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स एफ और इसके माना बी पॉइंट पर लगने वाला भी फोर्स अगर एफ हो, इसकी टोटल लेंथ अगर एल हो और यहाँ पे एक पॉइंट सी भी ले लेते हैं जो मिडल पॉइंट है, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स इज जीरो, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं टॉर्क की। अगर बच्चों इसमें टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लिखता हूं तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने पर किसके अबाउट, ए के अबाउट। अलग से बना देते हैं डायग्राम, ये ए ये बी, क्या ये एफ, इसके लिए आर की वैल्यू जीरो, यानी कि इसका टॉर्क तो जीरो जाएगा ए के अबाउट। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से यहां तक ये आर वेक्टर, ये फोर्स तो इसका टॉर्क क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है एफ, बच्चों लेंथ कितनी है एल, तो बी पॉइंट वाले फोर्स का टॉर्क कितना जाएगा, इट कम्स आउट टू बी एफ इनटू एल। तो यहां से अबाउट टॉर्क जो होगा दैट वुड बी जीरो प्लस एफ इंटू एल, और डायरेक्शन इधर मतलब इनवर्ड्स। अब बात करते हैं बी के बाद अगर मैं टॉर्क लिखूं तो मैं बी को हिंज मान लूं, तो बी को हिंज मानने पर यानी कि तो क्या इसका टॉर्क जीरो और ये रहा एफ, ये रहा आर वेक्टर, तो इसके लिए जो इसका टॉर्क होगा दैट वुड बी जीरो प्लस एफ एल। तो बच्चों डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या आ रही है, इनवर्ड ही आ रही है। और अगर मैं सी के बाद टॉर्क लिखूं तो सर यहां से इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, दोनों के डायरेक्शन एक है, लेकिन क्या बच्चों ये एफ एल बाई टू होगा और ये भी क्या एफ एल बाई टू होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है सेम, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस करने पर टॉर्क अबाउट जो सी होगा दैट वुड बी एफ एल बाई टू प्लस एफ एल बाई टू, दैट इज एफ इंटू एल क्रॉस सी, सेम। तो स्कॉलरी से मैं क्या समझता हूं कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो बच्चों एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी हिंज, यानी कि आप किसी पॉइंट के अबाउट क्या लिखें, टॉर्क लिखें, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला। बच्चों टॉर्क के बाद हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम को। अब तक हमने इक्विलिब्रियम के बारे में सुना है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन हम लोग चूंकि टॉर्क पढ़ चुके हैं तो हम लोग दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। द वन इज जिसमें नेट फोर्स जीरो है एंड द सेकंड वन इज जिसमें नेट। बच्चों को मोशन के टाइप्स के ऊपर अगर ध्यान से सोचें तो अपने पहले पढ़ा था एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल और एक कंबाइंड मोशन। तो बच्चों जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसके कॉरेस्पॉन्ड अगर मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो होता है इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है यानी कि उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये जरूरी नहीं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है और नहीं भी। अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो है इसका मतलब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर नेट फोर्स
जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एक जो तीसरे प्रकार का इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बच्चों इट इज आल्सो टर्म्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम। इसको जनरल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। अब जो बातें मैंने आपको बोली आपके दिमाग में बढ़िया से होनी चाहिए, ताकि मैं जब बोर्ड पे लिखूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लिक करे। तो वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में बच्चों तीन इक्विलिब्रियम होते हैं। द वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, द सेकेंड वन इज रोटेशनल equilibrium, and the third one is general equilibrium. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो हो, और जनरल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक रॉड पर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो बच्चों अगर मैं आपसे जानना चाहूं क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है? यस सर। लेकिन जरा बताइए क्या इसकी घूमने की टेंडेंसी है? ऑफ कोर्स ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के बाद घूम जाएगी, क्योंकि इस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इसका टॉर्क भी आ रहा है और इसका टॉर्क भी आ रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो है। तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है, इसका मतलब ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर मैं दूसरा एक रॉड ले लूं, इस रॉड पर इस डायरेक्शन में फोर्स F1, इस डायरेक्शन में फोर्स F2। F1 बड़ा है F2 से, तो अगर F1 बड़ा होगा F2 से तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी पर नेट फोर्स तो नॉन जीरो है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है, और अगर रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है, यानी कि इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा अगर एक बेसिक एग्जांपल की बात की जाए, अगर एक रॉड जो कि दो नाइफ एजेस पर बैलेंस्ड है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन N1, नॉर्मल रिएक्शन N2 और Mg, तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ये रोटेट कर रही है ना ये ट्रांसलेट कर रही है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स भी जीरो है और इस पर लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों प्रकार की इक्विलिब्रियम। तो बच्चों मुझे याद रखना है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द फोर्स और टॉर्क आई कैन डिफाइन अगेन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम हाँ बच्चों कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। बच्चे दो नाइफ एजेस पर एक रॉड जिसका मास एंड लेंथ बैलेंस है, तो ये कॉन्टेक्स्ट से N1 आएगा, इस कॉन्टेक्स्ट से N2, और इसका एफबीडीएम बच्चों मुझे लगता है कि Mg आएगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड N1 एंड N2। मुझे आप ध्यान से देखिए क्या बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? यस सर ऑफ कोर्स। क्या ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल सर। नेट टॉर्क भी जीरो है, ना तो रोटेट करिए ना चल रही है। इसका मतलब इट इज इन जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नेट टॉर्क एक्टिंग इज जीरो एंड नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। और जो बात हमने लास्ट टाइम बताई थी
अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में यानी कि उस पर नेट फोर्स क्या है, 0, तो एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी हिंज। क्योंकि मेरे मन में सवाल आता है यार हिंज कहां मानू, किस पॉइंट के बाद बॉडी रोटेट कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद मानूंगा तो टॉर्क अलग आ जाएगा। तो इसके लिए अपन ने थ्योरम लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने पर एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी, यानी कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यानी कि अगर मैं टॉर्क इसके अबाउट लिखूं तो भी वही आएगा, इसके अबाउट लिखूं तो भी आएगा, इसके अबाउट लिखूं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग बात, इक्विलिब्रियम साफ साफ दिखाई दे रहा है, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, आपको जहां पसंद आप उसके अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं। मैं सर इसके अबाउट लिखना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम। इसके अबाउट लिखेंगे बच्चों, ध्यान दें टॉर्क आ रहे हैं 3, एक N1 का, एक mg का और एक N2 का। N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि N1 इसी से पास हो रहा है। बात आती है mg के टॉर्क की, तो ये r वेक्टर से mg का टॉर्क इधर आएगा। अगर बात करूं तो इसका टॉर्क इधर आएगा, आना भी था क्योंकि अगर दोनों टॉर्क अपोजिट नहीं होंगे तो नेट टॉर्क 0 कैसे आएगा। ये तो तय है कि नेट टॉर्क क्या है, 0 है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानते हुए, ये डायरेक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे क्रॉस, ये डायरेक्शन मतलब आप समझ रहे होंगे डॉट। तो अगर मैं नेट टॉर्क लिखना चाहता हूं तो जो नेट टॉर्क होगा दैट वुड बी N1 इंटू 0 प्लस mg इंटू L/2, वो भी किस डायरेक्शन में सर, क्रॉस, प्लस N2 इंटू L दैट इज डॉट। और नेट टॉर्क क्या है, 0 दैट इज 0, इसको मैं प्लस मान चुका हूं, तो प्लस mg L/2 माइनस N2 इंटू L। तो बच्चों mg L/2 इज इक्वल्स टू N2 इंटू L, सो N2 इज इक्वल्स टू mg/2। इसकी वैल्यू उठा करके अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं तो यहाँ से N1 में कितना आ रहा होगा, mg/2 आ रहा होगा। इसलिए N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू mg/2। दिस इज द अगर आप यही प्रॉब्लम इसके बाद टॉर्क से सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक रॉड मास m लेंथ l, 2 स्ट्रिंग से बंधी है और एक ब्लॉक कैपिटल M मास का, मास रॉड का मास भी m है, L/5 डिस्टेंस पर इस एंड से रखा है। अगर रस्सी में आने वाली बच्चों टेंशन T1 और T2 हो तो बताइए फाइंड T1 एंड T2। साफ साफ महसूस हो रहा है कि बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बॉडी पर नेट टॉर्क भी 0 है और बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 है। अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता तो एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी हिंज। बच्चों इसका एफबीडी बनाए, अगर इसका एफबीडी बनाए तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास पर mg इधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक के कारण भी mg इधर आ रहा होगा। ये नॉर्मल इंटरनल स्पेस नॉर्मल की बात नहीं करें। तो अगर मैं पहली इक्वेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से लिखना चाहता हूं तो वो इक्वेशन आएगी T1 प्लस T2 दोनों ऊपर की तरफ इज इक्वल्स टू mg प्लस mg, दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस mg। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन टॉर्क की,
किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेता हूँ। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो जो नेट टॉर्क होगा बच्चों वो टॉर्क ऑफ T1, टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ T2 होगा। अगर मैं इस mg के टॉर्क की बात करूं तो ये इधर होगा, इस mg के टॉर्क की बात हो तो इधर होगा, और इसके टॉर्क की बात हो तो ये इधर होगा। इस डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव मानते हुए इसको निगेटिव मानते हैं, इसका मतलब क्रॉस को पॉजिटिव, डॉट को निगेटिव, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यहाँ से जो नेट टॉर्क इसका 0 हो जाएगा प्लस mg इंटू L/2 प्लस mg L माइनस L/5। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बच्चों L है, ये L/5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस L माइनस L/5 होगी। ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और बच्चों प्लस T2 का जो टॉर्क है वो T2 इंटू L होगा, और ये डॉट होगा। चूंकि नेट टॉर्क 0 है बॉडी पर, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है, तो अगर ये 0 होगा तो 0 इज इक्वल्स टू mg L/2 प्लस 4 mg L/5 माइनस T2 इंटू L। तो यहाँ से बच्चों मैं T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, और T2 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन रखने पर मेरे पास T आ रहा है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैडर प्रॉब्लम। एक रॉड जिसका मास 10 kg, लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मीटर, so this angle is 37 डिग्री। बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है और यहाँ पर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, सो दैट इट डज नॉट स्लिप। ठीक है, इस कांटेक्ट के कोरस्पॉन्ड एक नॉर्मल N1, इस कांटेक्ट के कोरस्पॉन्ड एक नॉर्मल N2। हाँ बच्चों, सेंटर ऑफ मास पर एक mg लग रहा होगा। अगर ये मैं ध्यान से सोचूं तो ये रॉड की जो टेंडेंसी होती, अगर ये रॉड ऐसे होती और बच्चों फ्रिक्शन ना होता तो क्या रॉड स्लिप होकर कैसे हो जाती, यानी कि इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे आ रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन होगा क्या वो पीछे होगा। सारे फोर्सेस आपके सामने हैं, क्योंकि लैडर गिर नहीं रही है ना चल रही है, इसका मतलब इस पर नेट टॉर्क भी 0 है और नेट फोर्स भी 0। नेट फोर्स 0 इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड नेट टॉर्क 0 इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स में इधर N1 है तो इधर F है, यानी कि पहली इक्वेशन N1 इज इक्वल्स टू F। दूसरी इक्वेशन की बात करूं N2 इज इक्वल्स टू mg। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट लैडर डज नॉट स्लिप। म्यू की मिनिमम वैल्यू बताइए सरफेस के लिए ताकि ये लैडर स्लिप ना करे, ये मैं जानना चाहता हूँ। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। म्यू आप समझ रहे होंगे, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बात तो समझ में आती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए N1 बराबर है N2 बराबर mg, और आप वैल्यू भी रख सकते हैं। नेट टॉर्क बात ये कि सर हिंज किसको माना जाए, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी हिंज अगेन। बच्चों इस वाले पॉइंट को हिंज मानना बेटर है। कारण ये है
कि अगर मैं इसको हिंज मानता हूं तो N2 और F दोनों के टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएंगे, तो आपके पास केवल mg और क्या बचेगा, N1 बचेगा। तो अगर मैं नेट टॉर्क लेना चाहता हूं, इस पॉइंट को मैं A कह रहा हूं, तो नेट टॉर्क अबाउट A। इस सिचुएशन में मेरे पास 4 फोर्स हैं। द वन इज टॉर्क ऑफ N2, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क ऑफ mg एंड टॉर्क ऑफ N1। N2 का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। अब बात आती है mg के टॉर्क की। ये बच्चों वो पॉइंट जिसका वो टॉर्क निकालना है, मुझे लगता है यहाँ तक r वेक्टर होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसा करते हैं, mg के 2 कंपोनेंट करते हैं, एक ये और एक ये कंपोनेंट, ये 37, ये 53, तो ये वाला एंगल 37। तो बच्चों ये mg cos 37 होगा और ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो है परपेंडिकुलर इनटू r। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो r क्रॉस f से इधर होगी। ये मतलब आउटवर्ड, यानी mg का टॉर्क आउटवर्ड है और N1 का टॉर्क S के लिए ये यहां तक R का मैग्नीट्यूड होगा, ये R की डायरेक्शन होगी, ये इधर होगा, यानी कि वुड बी इनवर्ड। समझ में आ रही है? ये टॉर्क आ गए। मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, mg का टॉर्क मेरे पास आएगा mg cos 37 इंटू L/2 और एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस N2 का टॉर्क निकालने के लिए बच्चों N2 के 2 टुकड़े कर सकते हैं आप, एक इधर और एक इधर। ये वाला 37 डिग्री है तो ये 37 होगा, तो ये होगा N2 sin 37 into L, so it comes out to be N2 into sin 37 into L, बच्चों it would be negative। और चूंकि बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, तो यहां से mg cos 37 that is 4/5 L/2 is equals to N2 sin 37 यानी कि 3/5 into L। 5 से 5 कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4। और बच्चों mg की वैल्यू चूंकि 10 kg की है इसलिए it would be 100 into 2 is equals to 3N2, so N2 is equals to 200 by 3 मीटर। ये तो आ गया, इसकी वैल्यू सॉरी N1 आएगा, ये N1 है, माफी चाहूंगा, तो आप यहाँ N1 कर लीजिए। वो N1 कितना 200 बाई 3 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज आल्सो 200 बाई 3 न्यूटन। मुझे फ्रिक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दिस Fs is less than equals to Fs max, और Fs max होता है म्यू N2, म्यू N2, और N2 की वैल्यू कितनी है सर, N2 is 100 न्यूटन। इसका मतलब जो Fs होगा लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू N2, यानी कि दैट वुड बी 100, और Fs की वैल्यू
है मेरे पास, दैट इज 200/3 ये म्यू इंटू 100। तो बच्चों म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3, यानी कि म्यू की वैल्यू तो 2/3 के बराबर या 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हम लोगों ने N2 निकालना सीखा, N1 निकालना सीखा, mg निकालना सीखा, फ्रिक्शन निकालना सीखा। मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 माना, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया। आप किसी पॉइंट के अबाउट लेकर के घर से जरूर चेकआउट करके दें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बच्चों हम लोग तो टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा, यानी कि व्हाट इज टॉर्क। हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के इफेक्ट क्या है? तो बच्चों जैसे फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ऐसी बॉडी पर नेट टॉर्क होने से उस पर अल्फा प्रोड्यूस होता है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये आपको मैं याद दिला दूं कि भाई अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है तो बच्चों स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड कम होती है। इन द सिमिलर मैनर अगर ये डायरेक्शन ओमेगा की हो और यही डायरेक्शन अल्फा की हो तो सिचुएशन में बच्चों ओमेगा बढ़ेगा, और अगर ये डायरेक्शन ओमेगा की है और ये डायरेक्शन अल्फा की है तो सिचुएशन में ओमेगा कम होगा। तो अब मैं इससे अल्फा की डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अल्फा की डायरेक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक रॉड है जो कि यहां से हिंज है वर्टिकल प्लेन में और इसको यहां से स्ट्रिंग से बांधा गया है, अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो बताइए इसके अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? सर ये रॉड घूम करके इधर आएगी इंट्यूशन से, और ऐसा लगे जैसे इसकी ओमेगा कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर ओमेगा बढ़ रही है इसका मतलब अल्फा और ओमेगा क्या सेम डायरेक्शन? इसका मतलब अगर बॉडी का, और मुझे महसूस हो रहा है थीटा इधर, जो डायरेक्शन थीटा की वही डायरेक्शन किसकी बच्चों? ओमेगा की। तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन यही हो, क्या बच्चों अल्फा की डायरेक्शन भी तो यही हो? तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्फा की डायरेक्शन पे कमेंट कर सकता हूँ। मतलब आपसे कहूँ कि एक व्हील है, जो व्हील इस डायरेक्शन से ओमेगा में घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, यहाँ से हिंज है, मैं कह रहा हूँ ओमेगा कंटिन्यूसली कम हो रही है, बताइए अल्फा की डायरेक्शन? तो सर अल्फा वुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मुझे डायरेक्शन का आइडिया, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने सीखा था, डायरेक्शन का आइडिया लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड ए बॉडी with 0 omega rotates in direction of alpha। यानी कि इसका मतलब मैं किसी बॉडी के स्टेट पर ओमेगा बता सकता हूँ। मान लो मैं आपसे कहूँ कि यार यही रॉड जिसको मैंने रिलीज किया था, अगर इसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया तो क्या ये इधर घूम रही है? इधर घूम रही है, इसका मतलब यही इसके ओमेगा की डायरेक्शन है, तो यही किसकी डायरेक्शन होगी? यही डायरेक्शन इसके अल्फा की होगी। जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता था फोर्स, इसी प्रकार अल्फा के प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो टॉर्क की होगी। तो इसका मतलब अब मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क की, टॉर्क इफेक्ट क्या होगी? बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा। बच्चों हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि जो काम यहां अगर मैं ट्रांसलेशनल और यहां रोटेशनल मोशन की टेबल बनाऊं, जो काम बच्चों एस करता है वो थीटा करता है, जो काम बी करता है वो ओमेगा, जो ए करता है वो अल्फा करता है, जो एम करता है वो आई करता है। इसका मतलब जो फोर्स कर रहा है वो टॉर्क कर रहा है। तो इसी प्रकार
अगर मैं ध्यान से देखूं न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स m और a में रिलेशन दैट इज F इज इक्वल्स टू ma। इसी प्रकार जो टॉर्क I और अल्फा में जो रिलेशन होगा दैट वुड बी टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, यानी कि टॉर्क और अल्फा में रिलेशन दैट इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। बच्चों इसमें एक बात का विशेष ध्यान दे कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, टॉर्क होगा। और टॉर्क नहीं बल्कि ये नेट टॉर्क है। I एक्सिस अल्फा मुझे समझ में आता ही है, तो मैं इजीली टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, या टॉर्क पता हो तो मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक रॉड है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। बच्चों जी को क्रॉस दिखाने का मतलब कैसा प्लेन है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके इस पॉइंट पर एक फोर्स F लग रहा है। अगर इसके इस पॉइंट पर एक फोर्स F लगेगा तो F फोर्स लगने से माना इसका मास m और लेंथ l है, तो क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं इस पर जो लगने वाला टॉर्क होगा, क्या इस टॉर्क की वैल्यू F इंटू एल होगी। इस फोर्स को मैं यहां भी दिखा सकता हूं, एक ही बात है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, और चूंकि बॉडी की टेंडेंसी रोटेशन की इधर है तो यही डायरेक्शन अल्फा की होगी। क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मैं जानता हूं ml²/3 होगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा से इस पर जो अल्फा होगा, क्या उस अल्फा की वैल्यू, और टॉर्क कितना है मेरे पास, सो दैट इज F इंटू एल। तो बच्चों अल्फा कम्स आउट टू बी 3FL ओवर ml², इससे कैंसिल हो गया, सो दिस इज थ्राइस F ओवर ml। कितना आ गया रॉड का, द अल्फा ऑफ द रॉड इज गिवन बाय 3F ओवर ml। हालांकि बच्चों यहाँ पर एक फोर्स हो रहा होगा जिसको अपन हिंज फोर्स बोलते हैं, लेकिन इसने टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, इसलिए हम लोगों ने केवल किसका टॉर्क लिखा है, इस फोर्स का टॉर्क लिखा है। मुझे एक डिस्क, मास m, रेडियस r, और इसके इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए व्हाट इज इट्स अल्फा। तुरंत इस पर फोर्स F लगा होगा, तो इस F का टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो टॉर्क वुड बी F इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I वुड बी, हाँ बच्चों डिस्क का इस एक्सिस के ऊपर घूम रही है, दैट इज mr²/2। सो I नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, टॉर्क की वैल्यू F इंटू आर बराबर I, दैट इज mr²/2 इंटू अल्फा, सो दैट वुड बी 2F ओवर m। सॉल्यूशन थोड़ी है उसका, तो हिंज फोर्स तो कहीं भी हो सकता है, मैं बताना चाह रहा हूँ, चलिए, है ना। तो बच्चों डिस्क वाली प्रॉब्लम के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और रॉड जो कि यहां से बंधी है बच्चों, ये हिंज mg नीचे, टेंशन T,
कुछ हम लोग एक फोर्स यहाँ पर मिस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सोचें। ये जो हिंज है ना यार, ये भी तो एक फोर्स लगाती है। अगर आप सोचो रस्सी टूट जाए तो क्या रॉड ऐसे झूल जाएगी, और रस्सी ना भी टूटे और कील ना लगे तो क्या रॉड कैसे रोक पाना संभव है? रॉड कैसे रोक पाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये वाला एंड भी कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला एंड जो भी फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हिंज फोर्स। बच्चों कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो मैं हिंज फोर्स के लिए कभी भी क्या करता हूं, कोई भी आर्बिट्ररी चूजन डायरेक्शन मान लेता हूं इधर की तरफ। ये कहीं भी हो सकता है, केवल एक्स में हो सकता है एक्स और वाई दोनों में हो, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर माना ये रॉड जिसका मास m और लेंथ l है, तो मुझसे बच्चों ये कहा गया है कि सबसे पहले कि फाइंड हिंज फोर्स just before cutting and just after string is cut। तो बच्चों बिफोर कट में तो क्या है? बिफोर कट में तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या इधर माना, तो ऐसा करता हूं हिंज के दो टुकड़े कर लेता हूं, एक इधर और एक इधर। इसको बोल देता हूं एन वाई, इसको बोल देता हूं एन एक्स। ये इसके कंपोनेंट हैं, केवल ओनली टू डिनोट द सिंबल। बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों प्रकार के इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि साहब टी प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू एम जी। क्या एक्स में कोई फोर्स है? नो सर। जब एक्स में कोई फोर्स है तो फिर हिंज फोर्स में आएगा। इसका मतलब एनएक्स कितना हुआ? 0। अगर एनएक्स 0 है, इसका मतलब जो हिंज फोर्स है वो केवल किस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों? वो केवल वाई डायरेक्शन में। और उसकी वैल्यू कितनी है? एन वाई। तो हिंज फोर्स इधर। अब सर इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है भाई, टी प्लस एन वाई इक्वल टू एम जी। ऐसा करते हैं क्यों ना बच्चों, इसी के बाद टॉर्क लिख लिया जाए, क्योंकि बॉडी जब ट्रांसलेशनल रोटेशन दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में होते तो एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड टू बी हिंज। तो अगर मैं इसी के अबाउट लिखूंगा तो एनवाई का टॉर्क 0, एमजी का टॉर्क इस डायरेक्शन में, टेंशन का टॉर्क इस डायरेक्शन में, इसका टॉर्क इसके टॉर्क के अपोजिट है। ये लेंथ L/2, ये लेंथ L। नेट टॉर्क क्या है सर? 0। इसका मतलब मैं दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, इसका मतलब जरूर दो ही टॉर्क है, तो इसका मतलब इसका टॉर्क इसके अपोजिट रहा होगा, यानी कि mg इंटू L/2 इज इक्वल्स टू T इंटू L। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सर? mg/2। और अगर टेंशन की वैल्यू उठा करके बच्चों इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो यहां से जो ny होगा दैट आल्सो वुड बी इक्वल्स टू mg/2 एंड दिस ny वुड बी द हिंज फोर्स। क्योंकि हिंज फोर्स होता तो क्या nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का रिजल्टेंट होता, लेकिन nx की वैल्यू कितनी है? क्योंकि nx 0 है, इसलिए जो हिंज फोर्स होगा केवल और केवल ny कितना होगा? mg/2 होगा। ये तो बच्चों तब की स्थिति थी जबकि मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग के कटने से पहले। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रिंग के कटने के बाद। So calculation of hinge force just after string। कुछ आप ध्यान दें, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है कि अगर सपोज ये कोई बॉल जो कि यहाँ से बंधा है, इस पर mg नीचे लग रहा है, एक स्ट्रिंग ये जिसमें टेंशन T1, एक इसमें T2, अगर स्ट्रिंग काट दी जाए तो सर्कुलर पाथ पर तो जाता है, तो इस सिचुएशन में इसके ओमेगा की वैल्यू इस इंस्टेंट पर 0 होती है। यानी कि आफ्टर कटिंग ओमेगा 0, तो जो AC है वो ओमेगा स्क्वायर R होता है, तो अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब AC भी 0 होगा। और AC समझना आप लोग, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर।
सिचुएशन ये हुई कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को कट किया, जैसे स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग कट करते ही टेंशन कितनी हो गई? 0। बिल्कुल सेम सिचुएशन। अगर टेंशन 0 तो टेंशन 0 मतलब उस इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? उस इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन ओमेगा 0 हो तो बच्चे अल्फा 0 हो, ये जरूरी नहीं होता। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं इसके एफबीडी को, ओमेगा 0 जस्ट आफ्टर कटिंग, मैंने माना बच्चों ये हिंज फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं, शेक ऑफ द कन्वीनियंस, आसानी रहेगी बच्चों। इसको NX और इसको NY। एक फोर्स कौन सा? सर दिस इज mg। नाउ बच्चों लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई। हिंज ये वाली है तो आई राइट इट ओवर, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो एफएच का टॉर्क तो 0 होगा, केवल किसका टॉर्क आएगा बच्चों? mgn/2, जिसके कारण यही अल्फा की डायरेक्शन होगी। वैसे ही पता लग रहा है, अगर आप सोचो रेस्ट जाएगी तो नीचे ही झूलेगी, स्पीड बढ़ रहे तो ये अल्फा की डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में अल्फा होता है उस डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव लिया जाता है। तो mg/L/2 दिस इज नेट टॉर्क रॉड के लिए, ml²/3 इंटू अल्फा, छम हुआ, साइन कैंसिल हुआ, अल्फा कम्स आउट टू बी 3g/2। दिस इज अल्फा, लेकिन इट्स ओमेगा 0। अल्फा है, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में AT बराबर R अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है ये सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, और जो रिजिड बॉडी के लिए नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ACM। हियर ACM इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप इस रॉड का बहुत ध्यान से एफबीडी बनाए तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसके सेंटर ऑफ मास का ये एक्सेलरेशन तो 0 होगा। क्या ये AC होगा? चूंकि ओमेगा 0 इसलिए AC 0, इसलिए इधर एक्सेलरेशन 0। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या R अल्फा, ये डिस्टेंस L/2, तो इसकी वैल्यू L/2 अल्फा होगी। ए दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भी कौन से वाला? टेंजेंशियल। अब अगर मैं फोर्सेस की बात करूं रॉड पर लगने वाले, तो क्या बच्चों इधर की तरफ मैं NX मान रहा हूं, इधर की तरफ NY मान रहा हूं, और एक और फोर्स जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है mg। तो इक्वेशन लिखते हैं, x में कोई फोर्स नहीं है, x में एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसलिए बच्चों NX कितना होगा? 0, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वाली इक्वेशन में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन है सर तो ये फोर्स बड़ा हुआ, यानी कि ये इक्वेशन हो गई मेरे पास mg माइनस ny इज इक्वल टू MACM, दैट इज m इंटू L/2 अल्फा। यहां से उठा करके अल्फा की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो यहां से उठा के यहां रखेंगे तो इट वुड बी mg माइनस my इज इक्वल्स टू ml/2 अल्फा की वैल्यू बच्चों 3g/2l, that is 3mg/4. So ny is equals to mg minus 3mg/4. It comes out to what? mg/4. So ny is equals to mg/4. बच्चों nx बराबर 0
तो हिंज फोर्स दैट इज अंडर द रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, क्योंकि होगा तो इसका रिजल्टेंट ही यहाँ से nx 0, तो जो fh होगा वो ny के बराबर होगा और इसकी वैल्यू mg by 4. So this is the hinge force just after string. Yes? बनाता हूँ मैं. How about the next question? Again, it is a very important concept. Rod जिसका लेंथ L वर्टिकल प्लेन में है बच्चों. कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन, यानी कि mg जी नीचे लग रहा होगा. अगर इसको रिलीज कर दिया जाए तो जब ये किसी एंगल थीटा तक पहुंचेगी तो उस सिचुएशन पर आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हिंज फोर्स एट इंस्टेंट थीटा. आपसे कहा गया कि बताइए कि थीटा एंगल गिर जाती है तो उस समय हिंज फोर्स क्या होगी. ध्यान दे, इस समय तो यहां से रिलीज हुई थी, तो यहां से रिलीज होकर के अगर मैं ध्यान से देखूं फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0 ओवर हियर. अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो क्या इस पर बच्चों एक mg फोर्स इधर लग रहा होगा. तो नीचे गिरेगी तो इस समय इसके पास इस इंस्टेंट पर कुछ ओमेगा होगा और मेरे साफ साफ महसूस हो रहा है टॉर्क भी होगा, तो इसके पास इसका ओमेगा भी नॉन जीरो होगा और इसका अल्फा भी नॉन जीरो. ओमेगा नॉन जीरो होगा, इसका मतलब AC जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होता है वो भी नॉन जीरो होगा और अल्फा नॉन जीरो है तो AT बराबर आर अल्फा से AT भी नॉन जीरो. यानी कि इसके पास दोनों तरह का एक्सेलरेशन. यानी कि अगर मैं इस समय इसके सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखूं तो इसके सेंटर ऑफ मास की मैं अगर बात करता हूं तो इसके पास एक एक्सेलरेशन इधर AC होगा और एक एक्सेलरेशन इधर AT होगा. AC की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्टेंस L/2 होगी, जबकि AT की वैल्यू L/2 अल्फा होगी. तो मुझे भी ओमेगा और अल्फा कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि ओमेगा से मेरे पास AC आ जाएगा, अल्फा से मेरे पास AT आ जाएगा, जिससे मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा. बच्चों हिंज फोर्स कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका होता है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए. एक कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलोंग और एक कंपोनेंट रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर. इसको कहिए nx और इसको कहिए ny, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी दिस हिंज फोर्स. अब बात करते हैं सबसे पहले अल्फा निकालने की, तो लिखेंगे नेट टॉर्क. नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. जो हिंज फोर्स का टॉर्क तो 0 आएगा, टॉर्क केवल mg का आएगा, और मैं जानता हूं क्योंकि ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में ये mg cos थीटा होगा. तो टॉर्क आ जाएगा mg cos थीटा इंटू L/2 हिंज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा. तो यहाँ से बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कम्स आउट टू बी
3g cos थीटा डिवाइडेड बाय 12 होगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर अल्फा। बात आती है ओमेगा की। मैं ध्यान से देखूं तो ये रोड का सेंटर ऑफ मास यहां से बच्चों कितना नीचे गिर चुका है। ये टोटल लेंथ l/2 है, तो ये लेंथ l/2 साइन थीटा होगी। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी, काइनेटिक भी कितनी थी 0, बिकॉज रिलीज किया था रेस्ट से, तो इस समय तो ओमेगा 0 था, जीपी भी 0 है, तो इस समय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस रेफरेंस लेवल से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इट वुड बी माइनस mg l/2 साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ हाफ बच्चों आई की वैल्यू, दिस इज ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg l/2 साइन थीटा, m से m l से l कैंसिल हो गया, तो बच्चों जो ओमेगा स्क्वायर है दिस इज eg साइन थीटा बाई अल्फा निकाल चुका हूँ, ओमेगा स्क्वायर निकाल चुका हूँ, इसके वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे पास AC आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के लिए, इसका रखूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा AT आ जाएगा। बच्चों रोटेशन थोड़ा सा पेशेंस का गेम है, एक प्रॉब्लम डेटा वाली करेंगे तो और फील गुड आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये रॉड, ये इसका सेंटर, तो अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, मैंने कहा था कि दिस इज nx इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ny। अगर मैं बात कर रहा हूं mg की, इस डायरेक्शन में मेरे पास था mg cos theta and in this direction there is mg sin theta। हाँ बच्चों, इधर की तरफ एक्सेलरेशन AC और इधर की तरफ एक्सेलरेशन AT। इक्वेशन लिखते हैं पहले x डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो दिस इज nx माइनस mg sin theta is equals to mac। nx mg sin थीटा प्लस m इंटू बच्चों AC की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर l/2, क्योंकि l/2 पर ओमेगा स्क्वायर मेरे पास है, तो दैट इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर l/2, यानी कि nx इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस m इंटू 3g sin थीटा l इंटू l/2, यानी कि यहाँ से बच्चों जो nx आएगा दैट वुड बी mg sin थीटा प्लस 3mg sin थीटा बाई 2, यानी कि 2 LCM, this is 5 mg sin theta, so this would be the value of nx। अब बारी आती है ny कैलकुलेट करने की, तो मुझे याद होना चाहिए कि जो अल्फा था दैट वाज 3g cos थीटा बाई 2l। देखो यही था ना, आपने याद किया होगा थीटा बाई 12 अपन ने कैलकुलेट किया था,
3g cos थीटा है बच्चों। अब जरा y के डायरेक्शन में इक्वेशन देखते हैं। ny उधर, mg cos थीटा इधर और at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, तो क्या इक्वेशन बनेगी सर? इसकी इक्वेशन होगी mg cos थीटा माइनस ny इज इक्वल्स टू m इंटू at, और यहां से mg cos थीटा माइनस ny इज इक्वल्स टू m। हाँ बच्चों, at की वैल्यू कितनी साहब? l/2 इंटू एल्फा, दैट इज 3g cos थीटा बाय 12। बच्चों मैं लिख देता हूँ at वुड बी l/2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ny इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस 3 mg cos थीटा by 4. So ny is mg cos थीटा by 4। बच्चे मेरे पास ny आ चुका है, मेरे पास nx आ चुका है, तो जो नेट हिंज फोर्स होगा दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ इसका रिजल्टेंट, so this would be under the root of nx square plus ny square। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आई विल ऑब्टेन द फाइनल आंसर।